हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज है हमारा 8वां लेक्चर, 8th लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने करंट, किरचॉफ्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा लास्ट टॉपिक तक हुआ था। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक काफी अच्छा पार्ट और काफी वास्ट पार्ट है। ठीक है, तो उसका थोड़ा बहुत हमने लास्ट लेक्चर में किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, उसके जो बेसिक्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में किया। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना सीखेंगे। ठीक है, उनके डिफरेंट मेथड्स को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड जो सर्किट होंगे, है ना, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी है तो उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। उनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा होगा, है ना, वो कहलाता है बच्चों मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, इसको पढ़ने वाले हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दूसरा पॉइंट, मेथड ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के कई सारे मेथड्स होते हैं, इसमें भी अपन इसको बाइफर्केट कर सकते हैं। एक होता है बच्चों पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड सिमेट्री, सॉरी शिफ्टेड सिमेट्री। शिफ्टेड सिमेट्री एंड देन पाथ सिमेट्री। पाथ सिमेट्री, इतने प्रकार के सिमेट्री पढ़ने वाले। तो बच्चों, ये हमारा ओवरव्यू है आज के लेक्चर का। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन को, फिर मेथड ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल को, और फिर मेथड ऑफ सिमेट्री को। और मेथड ऑफ सिमेट्री के अंदर हम लोग 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शिफ्टेड सिमेट्री एंड पाथ सिमेट्री। ठीक है, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे इनको एक एक करके पढ़ने के लिए। ठीक है, 1 by 1 हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन से। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, सी, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखने का कोशिश करेंगे। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज मैंने लिया सपोज मैंने एक ऐसी सर्किट बनाई, ये ए और ये बी है बच्चों। ठीक है, यहाँ इस हर एक का रेजिस्टेंस क्या है, सपोज आर 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 और आर, इस तरीके से है। और हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको इसमें कैसे प्रोसीड करना है और कैसे इसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है, इस चीज को हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन का। इसमें अपने को क्या करना होता है, सर्किट में जहां जहां आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि हाँ भाई ये 2 या ये 3 ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में हैं, या ये 2 या ये 3 जो है वो पैरेलल में दिख रहे हैं,
तो उनको बारी बारी से आप क्या करते चलो, सॉल्व करते चलो, है ना, सक्सेसिवली। ठीक है, तो जैसे कि देखो इस सर्किट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों जो है वो क्या है भाई, पैरेलल में है। ओके, फिर ये दोनों जो है वो भी क्या है, पैरेलल में है। तो इनको बारी बारी से सॉल्व करते जाने का सक्सेसिवली। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। तो ये तो आर है, ठीक है भाई, ये आर था। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इनको पैरेलली सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया बच्चों, r/2, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस क्या हो, पैरेलली कनेक्टेड हो, तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, आधा। तो ये क्या हो गया बच्चों, r/2, ये r। ठीक है, तो इसके बदले ये आ गया। सिमिलरली ये देखो 3R रेजिस्टर जो है वो क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। हमने पढ़ा था बच्चों, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R/n। n कितने हैं, 3, तो R/3 हो जाएगा इसके बदले। तो इसके बदले हमने क्या रख लिया, R/3 रख लिया। और फिर इधर क्या है बच्चों, R है। ठीक है, तो अब देखो A से B तक, है ना, पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये और ये और ये और ये किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो हम सीरीज सॉल्व कर लेंगे इसके, r प्लस r/2 प्लस r/3 प्लस r। तो ये r प्लस r क्या हो गया बच्चों, 2r। ठीक है, तो हो गया ये 2r प्लस r/2 प्लस r/3। ठीक है बच्चों, तो इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो गया। तो 12r प्लस 3r प्लस 2r। ठीक है, तो हो गया भाई 13 और 3 2 5, सॉरी 12 5 17 r/6, 17r/6। तो इनके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए से बी 17r/6। तो बड़े ही आसानी से ये हो जा रहा है हमारा। क्लियर है, तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। जो जहां पर दिखे कि हाँ ये दो सीरीज में दिख रहा है, सॉल्व करो रख दो। ये दो पैरेलल में दिख रहे हैं, सॉल्व करो रख दो। 3 है, पैरेलल में है, सीरीज में है, जो ऐसे भी है वो दिख रहे हैं, बारी बारी से उसको सॉल्व करके सर्किट को सिंप्लीफाई, मोर सिंप्लीफाई, मोर सिंप्लीफाई, इस तरीके से करके आपको फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक पहुंचना है। क्लियर है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। सपोज ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, इसके बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है आर। फिर मान लो एक रेजिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, एक इस तरीके से, फिर सपोज ऐसा, ठीक है, इस तरीके से आपको जुड़ा हुआ है। सपोज ये आर, ये आर, ये आर, ये 2R, ये 2R, ये 2R और ये 2R। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्किट बना हुआ है। आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो आप अगर इस सर्किट को देखो तो कैसा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सर्किट दिख रहा है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। बट हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। हाउ, तो देखो इसको, है ना, कहां से कहां निकालना है, ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब देखो क्या क्या आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि कौन कौन से सीरीज में है, पैरेलल में है, ऐसा जो जो दिख रहा है उसको बारी बारी से सॉल्व करने का। ठीक है, सी जैसे कि आपको देखो ये और ये क्या दिख रहे हैं, है ना, ये वाला और ये वाला क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो उनको सॉल्व कर लिया बच्चों हमने, है ना, उनको सॉल्व किया। तो उसके बदले क्या लिख लेंगे हम लोग, आर हो गया 2R हो गया ये। ठीक है, इधर हो गया आपका 2R और इसके बीच में क्या लगा हुआ था, 2R लगा हुआ था। फिर इधर R लगा हुआ है। देखो ये वाला R और R के बदले क्या हो गया, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2R, और ये वाला 2R एज इट इज लगा दिया। फिर ये R है बच्चों, फिर इधर ये वाला 2R, ठीक है, फिर ये वाला R और फिर ये वाला 2R, फिर ये वाला R और फिर ये वाला 2R। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, A और ये वाला पॉइंट क्या है, B। इस तरीके से सॉल्व हो गया। फिर इसको देखो, अब ये वाला और ये वाला क्लियरली दिख रहा है किसमें है, पैरेलल में है, दिख रहा है आपको, ये 2R और ये 2R, तो है ना, ये दोनों पैरेलल में है। जब पैरेलल में है तो क्या करते हैं बच्चों, इक्वल रेजिस्टर है, पैरेलल में है, क्या हो जाता था, आधा। तो 2R और 2R का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों,
आर, तो इसके बदले अपन क्या पुट कर सकते हैं, आर पुट कर सकते हैं। तो चलो इसको फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों के बदले हमने क्या रखा बच्चों, आर, ये वाला आर, फिर ये वाला 2r, फिर ये वाला आर, फिर ये वाला 2r, फिर ये वाला आर और ये वाला 2r। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर है? फिर से देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में है ना, ये और ये क्या है, सीरीज में है। तो आप इनको सॉल्व कर लो। तो इनके बदले क्या लिख सकते हो बच्चों, 2r। तो इसको फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। ये r और r क्या हो गया, 2r हो गया। तो इसके बदले हमने क्या रख लिया, 2r। ठीक है, तो इसका और इसका काम हो गया। ये वाला 2r, ये वाला 2r किस में आ जाएगा बच्चों, पैरेलल में है ना, ये वाला 2r, फिर ये वाला r, ये वाला r हो गया, फिर ये वाला 2r है ना, ये वाला 2r, फिर ये वाला r और ये वाला 2r। ठीक है, ये 2r, ये a और ये b। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगेन आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो आप फिर से इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 2r और 2r क्या हो जाएगा बच्चों, r हो जाएगा इनका फिर से। तो इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट इधर बना रहा हूं मैं। इन 2r के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, r लिख सकता हूं। तो इधर हो गया बच्चों r है ना, इनका काम हो गया। फिर ये वाला r, दिस r, और इनके बीच में 2r, ये 2r हो गया, इसका काम हो गया। फिर ये r और है ना, ये वाला r हो गया और ये वाला 2r a और ये b। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होकर के ऐसा हो गया। फिर से देखो, अब ये दोनों और किस में दिख रहा है, सीरीज में। तो इनको सीरीज सॉल्व कर लो। तो ये r और r क्या हो जाएगा बच्चों, 2r। तो ये हो गया आपका 2r है ना, इनका काम हो गया। फिर ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में, तो ये आ गया 2r, फिर है ना, इसका काम हो गया। फिर ये r है ना, इसका हो गया, और ये फिर 2r a एंड b। क्लियर है? फिर देखो बच्चों, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में है ना। अगेन ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लो। पैरेलल 2r और 2r का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये 2r और ये 2r पैरेलल दिख रहा है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा बच्चों r, और फिर ये r, ये वाला, और फिर ये इसके बीच में 2r a और b। क्लियर है? फिर से आप देखो, ये r और ये r किस में आ गया, देखो सीरीज में आ गया। तो r प्लस r क्या हो गया, 2r। तो ये 2r और ये 2r, इधर a इधर b। 2r और 2r क्या आ गया बच्चों, पैरेलल में। पैरेलल सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, r। ठीक है, तो a और b के बीच में फाइनली देखो क्या आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r आया। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, बारी बारी से मुझे जो दिखता गया कि हाँ ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज सॉल्व कर लिया। फिर हमें दिखा भाई ये सब पैरेलल में, तो हमने पैरेलल सॉल्व कर लिया। तो आप इस तरीके से बारी बारी से है ना, सक्सेसिवली है ना, जो भी आपको समझ में आता जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर 2, 3, 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, सीरीज में है, उनको सीरीज या पैरेलल सॉल्व करके उसके बदले एक नया इक्विवेलेंट सर्किट बना देना है। फिर उसमें जो रिड्यूस हो उसको रिड्यूस करना है, फिर आगे जो रिड्यूस हो, इस तरीके से सक्सेसिवली है ना, रिड्यूस करते हुए आपको फाइनली एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक पहुंचना है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। अंडरस्टूड? तो इस पे काफी सारे प्रॉब्लम्स आपसे बन जाया करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं है ना, वो क्या है, मेथड ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। तो सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते क्या हैं। नाम से ही समझ में आता है बच्चों, इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल है ना। तो ऐसे जो भी पॉइंट्स होंगे जिनके पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होंगे है ना बच्चों, जिनके पॉइंट्स इक्वल होंगे उनको क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल का मतलब। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ
इक्विपोटेंशियल का मतलब ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, ऑल दोज पॉइंट्स हुज पोटेंशियल आर इक्वल आर नोन एज इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, जितने भी ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ तरीका कि आप उन पॉइंट्स को पहचान सकते हैं जिसका पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अगर हमने पता कर लिया कि ये पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, ऐसे कोई 3 पॉइंट्स है वो इक्विपोटेंशियल है, तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ? इससे मुझे ये फायदा हुआ, जब भी आपको ये समझ में आ जाए कि गिवन पॉइंट्स जो है वो इक्विपोटेंशियल है, तो आप उन सभी पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, एक सिंगल नोड से, एक सिंगल जंक्शन से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। अंडरस्टूड? तो सभी जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कैन बी represented by सिंगल नोड, है ना, एक पॉइंट से आप दिखा सकते हो, सिंगल नोड और पॉइंट। ठीक है, उसको एक पॉइंट से आप दिखा सकते हो। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इक्विपोटेंशियल होंगे, हम कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे जो पॉइंट्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली, है ना, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, वो सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल होते हैं। ठीक है, ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड डायरेक्टली बाय कंडक्टिंग वायर आर इक्विपोटेंशियल, ऐसा। ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो पॉइंट्स क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे। अंडरस्टूड? जैसे कि मैं बोलता हूं कि लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का बोलता हूं, तो जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सब क्या है, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। इसके बीच में सिर्फ क्या है, कंडक्टिंग वायर है। इसके बीच में क्या है, सिर्फ कंडक्टिंग वायर है। इसके बीच में सिर्फ कंडक्टिंग वायर, इसके बीच में सिर्फ कंडक्टिंग वायर। तो ये सभी क्या है, सिंगल, ये सभी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो इनको मैं ए बोल लूं, तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ और ये भी ए हुआ। लेकिन इसके और इसके बीच में क्या है, रजिस्टर है। इसके बीच में रजिस्टर है, इसके बीच में रजिस्टर है। तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं हुए। इक्विपोटेंशियल पॉइंट कौन होगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या ले लूंगा मैं, बी। तो भाई इस पूरे सर्किट में हमको दो ही पोटेंशियल मिला, एक ए पोटेंशियल और एक बी पोटेंशियल। तो अपने को क्या करना है, दो ही नोड लेना है, ओनली 2 नोड्स हमको लेना है। ठीक है, तो ए और बी। ठीक है, तो देखो ये वाला रजिस्टर किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में। तो ये ए और बी के बीच में, ये वाला भी देखो ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के बीच में ये भी जुड़ जाएगा। ये वाला भी किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में, तो ये भी क्या जुड़ जाएगा, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो आपको जो ये तीनों अभी समझ में नहीं आ रहे थे कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, वो देखो अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये तीनों क्या थे, पैरेलल थे। अंडरस्टूड? तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड आउट करने से हमें काफी फायदा होता है, सर्किट काफी इजी हो जाता है, सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। अंडरस्टूड? तो दिस इज इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। सपोज हमने एक सर्किट बनाई इस तरीके से, ए पॉइंट है और
बी पॉइंट है। क्लियर है बच्चों, ए पॉइंट और बी पॉइंट हमने बना लिया। अब मान लो इसका रेजिस्टेंस आर, आर और आर है। इसको सपोज मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया और इसको सपोज मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। वैसे तो मैंने आपको इस तरीके की चीजें कैपेसिटर चैप्टर में भी समझाया था, है ना। बिल्कुल आपको उसी तरीके से यहाँ भी प्रोसीड करना है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे अटेम्प्ट इसको। तो जैसा कि मैंने बोला बच्चों, यहां से लेके यहां तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्विपोटेंशियल। तो ये ए, तो आप इसको भी क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। सिमिलरली देखो ये यहां से लेकर के यहां तक डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, देखो ये डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ का ए है तो यहाँ का भी क्या होगा बच्चों, ए होगा। सिमिलरली ये पॉइंट बी है, यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी बी होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, बी होगा। तो क्या हमें सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल पता चल गए, सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल पता चल गए। तो कितने मिले, देखो दो ही मिले, ए बी, है ना, ए और बी, दो ही तो पॉइंट है ना, दो ही पोटेंशियल है। तो हमें क्या लेना है, दो पॉइंट लेना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसी के बीच में सारे रेजिस्टर्स जुड़े हुए। तो देखो ये वाला जो रेजिस्टर है वो किसके बीच में जुड़ा है, ए और बी के बीच में। तो जोड़ लो ए और बी के बीच में। क्लियर है। सिमिलरली ये वाला भी देखो, तो ए और बी के, ये वाला हो गया, ए और बी के बीच में ये वाला जुड़ा हुआ है तो ये भी हो गया इसके पैरेलल। और ये ए और ये बी, ये भी जो है ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है तो ए और बी के बीच में जोड़ दिया। तो ये आर, आर और आर। अब हमें क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों जो है वो क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल को सॉल्व करना तो अपने को आता है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, r/3, ए और बी के बीच में। तो आर ए बी इक्वल्स टू r/3। अंडरस्टूड। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब सपोज हमने कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है, ए और बी इस तरीके से है। अच्छा बच्चों, आपको ये इसका मतलब समझ में आता है क्या, इसका मतलब होता है क्रॉसओवर। इस तरीके से अगर आपको बना हुआ हो तो आपको समझना ही क्या है कि दो वायर क्या हो रहे हैं, क्रॉसओवर हो रहे हैं। क्रॉसओवर का मतलब एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, टच नहीं हो रहे हैं, है ना, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये एक इसके ऊपर से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो ये आपस में इस तरीके से है, इस क्रॉसओवर का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू मान लो आर है और इसका भी वैल्यू आर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर ए बी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, अब सिंपल समझ में आ रहा है कि ये ए पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए है, तो यहां से यहां तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ए। और यहां से लेकर के यहां तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ए। सिमिलरली ये पॉइंट बी है, तो दिस पॉइंट विल आल्सो बी बी। यहां से लेकर यहां तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट बी क्या हो गया, बी। तो हमें सारे पॉइंट्स मिल गए, ए और बी ही मिला, है ना। सारे पॉइंट्स में क्या है, ए और बी ही है, यानी दो ही पोटेंशियल है। तो अपन क्या करेंगे, दो पॉइंट्स बना लेंगे, ए और बी। अब देखो ये वाला रेजिस्टर किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में जोड़ लो एक रेजिस्टर। सिमिलरली ये वाला रेजिस्टर किसके बीच में, ये भी देखो ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि ये दोनों रेजिस्टर क्या है, पैरेलल में है। तो हम इसको पैरेलल सॉल्व कर लेंगे बच्चों। आर और आर का पैरेलल क्या हो जाएगा, r/2। तो ए और बी के बीच में हो गया r/2, आर ए बी इक्वल टू r/2। दिस इज आवर आंसर, है ना। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लें। सपोज ठीक है, हमने इस तरीके से ले लिया, ये ए बोला, ये बी बोला, इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और इसको ऐसा क्रॉसओवर कराया, है ना।
इस तरीके से हो गया, सारे रेजिस्टर्स क्या है, आर है। ओके बेटा, इस तरीके से कर लिया, दिख रहा है आपको क्लियरली, आर 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 और इस तरीके से कनेक्टेड है। अगेन आप सेम वे में आगे बढ़ेंगे। ये देखो ए है, ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो दिस विल ऑल्सो बी ए, यहां से लेके यहां तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। सिमिलरली ये बी है, तो ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है बी, यहां से यहां तक ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, बी। तो देखो सारे जो पॉइंट्स थे, क्या उसके पोटेंशियल्स मिल गए मेरे को। तो कितने पोटेंशियल्स निकल करके आए, तो 2 ही निकल करके आए, सारे क्या है, ए और बी ही है। ठीक है, सो हम बनाएंगे 2 पॉइंट्स ए और बी। तो ये रेजिस्टर जुड़ा हुआ है भाई ए और बी के बीच में, जोड़ दिया ए और बी के बीच में। ये वाला भी जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच में, जोड़ दिया भाई ए और बी के बीच में। ये वाला भी है ए और बी के बीच में, इसको भी जोड़ दिया ए और बी के बीच में। और फिर ये वाला भी है ए और बी के बीच में, तो इसको भी जोड़ लेंगे ए और बी के बीच में। तो हमने चारों रेजिस्टर्स को क्या कर लिया, मेंशन कर लिया, आर 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 और आर। तो अब हमें बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये चारों रेजिस्टर्स किस में है, पैरेलल में है। तो आपको पता है कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको आर इक्विवेलेंट क्या देते हैं, आर बाय एन देते हैं। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 4, तो आर बाय 4, सो आर बाय 4 ए और बी के बीच में। तो आर ए बी इक्वल्स टू आर बाय 4 इज द आंसर। कोई दिक्कत, क्लियर है बात आपको। सी, इसको थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ए और ये बी। अगेन आपको क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है। सारे रेजिस्टर्स क्या है बच्चों, सेम आर है, आर 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 और आर। ठीक है, इस तरीके से। अब कैसे करेंगे भाई, अब कैसे करेंगे, तो देखो ये ए है बच्चों, ये बी है, इसको अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये पॉइंट क्या लेना पड़ेगा, कुछ और, सपोज सी, और ये पॉइंट कुछ और लेना पड़ेगा, सपोज डी, है ना। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये सभी क्या होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। आपको किसके किसके बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में, तो लो आप ए और लो आप बी। बाकी सी और डी का क्या करेंगे, सपोज इसको मान लिया C और इसको मान लिया D, ऐसे 4 पॉइंट्स हमने बना लिए। तो देखो क्या क्या हो रहा है, ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है बच्चों, अच्छा ये तो मैं बोल सकता हूं ना, ये पॉइंट A है तो ये भी पॉइंट क्या हुआ A, ये पॉइंट B तो ये पॉइंट क्या हुआ B। तो देखो ये वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ है, A और B के बीच में। तो कहाँ है आपका A, यहाँ है, कहाँ है आपका B, यहाँ है, इसके बीच में जुड़ा हुआ है पहला रजिस्टर, तो इसको हमने बना लिया, है ना, इसको ड्रॉ कर लिया। अब देखो बच्चों ये जुड़ा हुआ है ए और सी के बीच में, तो ए कहाँ है ये और सी कहाँ है ये, तो इसका काम हो गया। फिर देखो किसके बीच में, सी और डी के बीच में ये जुड़ा हुआ है, तो सी और डी के बीच में हमने इसको जोड़ लिया। फिर देखो डी और बी के बीच में ये जुड़ा हुआ है, तो डी और बी के बीच में हमने जोड़ लिया, ये इसका काम हो गया। अब और क्या दिख रहा है, बी और सी के बीच में, बी कहाँ है बच्चों, यहाँ है, और ये C, तो B और C के बीच में एक जुड़ा हुआ है, क्लियर है, B और C के बीच में। और क्या दिख रहा है, A और D के बीच में, तो A और D के बीच में, तो वही हो गया A और D के बीच में इस तरीके से जुड़ गया, क्लियर है, A और D के बीच में इस तरीके से जुड़ गया। आ रही बात समझ में आपको। अब इसको अपने को कितने रेजिस्टर्स हो गए टोटल, 2 3 4 5 और 6 रेजिस्टर्स है ना, 6 रेजिस्टर्स।
तो इसको कैसे करें अपन? अब क्या दिख रहा है आपको? ए और बी के बीच में चाहिए, आई थिंक मैंने सर्किट गलत ड्रॉ किया है। ये बच्चों सेम रहे, ये नहीं, यहां पर का रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसको रिमूव कर दो। इसको नहीं लेना है। अगर ऐसा रहा तो आपको क्या हो जाएगा? ए बी, और ये अगर सी लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? सी, है ना, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, आ रही बात समझ में? सर्किट को आप चेंज कर लीजिए एक बार, इसको सी, तो ये भी क्या हो जाएगा? सी। तो अब आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं। तो बच्चों ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपको चाहिए, जिसके बीच में चाहिए वो हम हमेशा सबसे आउटर लेंगे। ठीक है, अब देखो ए और सी को ले लेता हूं सपोज यहां। तो देखो ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में ये वाला हो गया। फिर ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये वाला हो गया। फिर ए और सी के बीच में ये वाला भी है, ये वाला भी देखो ए और सी के बीच में है, तो इसको भी ड्रॉ कर लो, ए और सी के बीच में। सिमिलरली बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ये वाला हुआ, तो बी और सी के बीच में ये वाला ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली बी और सी के बीच में ये भी है, तो बी और सी के बीच में इसको ड्रॉ कर लिया। तो अब ये सर्किट हमारे लिए इस तरीके का हो गया। क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। सॉल्व कर लो इसको। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? r/2, और इसका क्या हो जाएगा? r/2, और इधर क्या हो गया? r, ए और बी। तो देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं? ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको? सीरीज में। तो इसको सीरीज सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये दोनों r/2 प्लस r/2 क्या हो गया? r, और इधर भी क्या है? r, ये a और ये b। r और r क्या हो जाएंगे बच्चों पैरेलल में? r/2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया इनके बीच में? r/2, a और b के बीच में। सो RAB इज r/2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। ओके, सी। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लो बच्चों हमने एक रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर और 3 रेजिस्टर, ये ए और ये बी, और हमने क्या किया? एक रेजिस्टर कुछ इस तरीके से जोड़ा और एक रेजिस्टर कुछ इस तरीके से जोड़ा। ठीक है, ऐसा सारे रेजिस्टर्स आर आर और आर ऐसा जोड़ दिया। अब सवाल उठता है बच्चों, ये ए है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये ए है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा? ए। ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। लेकिन क्या ये पॉइंट सेम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कनेक्टेड है। तो सपोज इसको मैंने सी बोल लिया और इसको मान लो मैंने डी बोल दिया। तो अपने पास कितने पॉइंट्स मिले बच्चों? 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स इन टोटल, 4 पॉइंट्स मिले। तो इन 4 पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे? इसको रिड्रॉ करेंगे। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में चाहिए अपने को वैल्यू, तो ए बी को बाहर रखा, एक मान लो सी और एक मान लो डी, इस तरीके से किया। तो देखो कौन किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? ये वाला जो है वो किसके किसके बीच में है? ए और सी के बीच में। तो चलो ए और सी के बीच में कनेक्ट कर लिया, इसका काम हो गया बच्चों। अब देखो ये वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ है? सी और डी के बीच में। किधर है? सी इधर है और डी इधर। तो सी और डी के बीच में हमने इसको कनेक्ट कर लिया, हो गया इसका काम। फिर ये वाला देखो बी और डी, कहाँ है बी और डी? बी और डी इधर। ठीक है, तो इसका भी काम हो गया। अब देखो ये वाला किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और डी के बीच में। तो इधर है ए और इधर है डी, तो यहाँ कनेक्ट हो गया, इसका भी काम हो गया। और ये देखो सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये इज सी, ये इज बी, इस तरीके से कनेक्ट हो गया। आर 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 और आर। क्लियर? तो बच्चों यहां पर हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बन पड़ा। कोई दिक्कत?
आगे चल करके हम लोग, या फिर मैंने आपको कैपेसिटेंस में भी थोड़ा सा हिंट दिया था, थोड़ा सा बताया था कि जो ऐसा शेप आता है अपन इसको क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का शेप बनता हुआ दिख रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने एक कंडीशन दिया था कि अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू हो जाए दिस अपॉन दिस, तो ब्रिज को क्या कहा जाता है, बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और आर बाय आर का रेशियो देखो क्या हो गया 1, इधर भी आर बाय आर का रेशियो क्या हो गया 1, तो रेशियो क्या है, बराबर है। ठीक है, अपने को ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। ठीक है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया, तो हम क्या कह देते हैं, ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है तो याद करो हमने क्या बोला था कि इसके बीच में कुछ भी लगा रहे आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव। तो जब ये रिमूव हो जाएगा तो अब ये देखो सर्किट काफी सिंप्लीफाई हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, है ना। ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए क्या, तो वो दोनों सीरीज में हो गया, तो सॉल्व कर लिया उसका सीरीज क्या हो गया 2r। सिमिलरली नीचे भी दोनों क्या हो गया सीरीज, दोनों का सॉल्यूशन क्या हो गया 2r। तो अब ये देखो a और b के बीच में ऐसा आ गया। अब ये दोनों हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में 2r और 2r का क्या हो जाएगा r, तो a और b के बीच में क्या आया, आर आया। ओके, तो इस तरीके से अपने को, है ना, पॉइंट्स ऑफ मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को यूज करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ सिमेट्री, है ना। मैंने आपको बोला था कि हम लोग इन सारे पॉइंट्स को डील करेंगे, तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है मेथड ऑफ सिमेट्री। चलो समझते हैं क्या होता है मेथड ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसा कि सिमेट्री का मीनिंग ही होता है कि सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, है ना। सिमेट्री मतलब क्या, सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। तो अगर आपको सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी मिलता है तो आप बोल सकते हो कि वहां पर एक प्रकार की सिमेट्री है। ठीक है, अब वो किस प्रकार की सिमेट्री है वो आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ सिमेट्री में बेसिकली अपन 4 मेथड्स पढ़ते हैं। एक हो गया बच्चों पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये पहला मेथड है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, मान लो मैं इसको भी मैं एक सर्किट के थ्रू ही समझाऊंगा। तो चलो एक सर्किट तैयार करते हैं अपन। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक सर्किट तैयार की। इसका नाम रखा बच्चों ए, इसका नाम है बी, सी, डी और ये मान लो ओ, है ना। ऐसी एक सर्किट है। सपोज ये रेजिस्टेंस, ये सारे आर हैं, आर आर आर, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर आर आर, है ना। इस तरीके से हमने एक सर्किट तैयार कर ली। मैं बात कर रहा हूं बच्चों पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। आपको इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट अगर आप एक बार गौर से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे, तो आपको एक बार में क्लिक करेगा कि हाँ वाकई हो क्या रहा है। ठीक है, इससे सर्किट इतना इजी हो जाता है और इतना आसानी से सॉल्व होता है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी तो। ठीक है, तो अपना कंसंट्रेशन लेवल 100% करने का, और जहां भी थोड़ा सा वो लगे बैक मारो, देखो, पॉज करो, लिखो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। बच्चों पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपको करना क्या होता है, जैसे कि मान लो मुझे फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। तो ये ए है बच्चों और ये बी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको मान लेना है ना, आर्बिट्रली आपको मान लेना है कि ए से बी की ओर एक करंट फ्लो कर रहा है।
जब भी ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालने बोले तो आपको आंख मूंद करके ये मान लेना है कि ए से बी की ओर एक करंट फ्लो हो रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? जिनके जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उनके बीच में अपने मर्जी से आर्बिट्रेरली आपको एक करंट फ्लो करा देना है। ठीक है, तो इधर से इधर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अच्छा, दूसरी बात आपको ए से बी की तरफ करंट बह रहा है तो उसके पैरेलल आपको क्या कर लेना है, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हो गई बच्चों मेरी एक एक्सिस। ठीक है, ये हमारी एक एक्सिस हो गया, ए से बी की ओर एक एक्सिस बना ली हमने। इसको कहते हैं बच्चों पैरेलल एक्सिस, है ना, क्योंकि ये करंट के क्या है, पैरेलल है। आ रही बात समझ में आपको? ये करंट के पैरेलल एक एक्सिस हमने ड्रॉ किया, इसलिए ये पैरेलल एक्सिस हुआ। ए से बी के बीच में निकालना है तो ए से बी के बीच में करंट फ्लो कराया और उसी के अलोंग हमने एक एक्सिस ड्रॉ की तो वो करंट के पैरेलल हो गया, तो पैरेलल एक्सिस हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब बात कर रहे हैं हम पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहां पर क्या सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको? तो बच्चों अगर आप इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के नीचे ऐसा देखो तो क्या किसी प्रकार का सिमिलैरिटी दिख रहा है? बिल्कुल सिमिलैरिटी दिख रहा है। जैसा आर इधर है वैसा आर इधर है, जैसा आर इधर है वैसा आर इधर है, जैसा आर इधर है वैसा आर इधर है ना, इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो इस एक्सिस के ऊपर और नीचे क्या है, एक काइंड ऑफ सिमिलैरिटी है, एक प्रकार की सिमिलैरिटी है। ये वाली जो सिमिलैरिटी होती है, ये वाली जो सिमेट्री होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टूड? ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया क्या कि पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि पैरेलल एक्सिस क्या हुआ, उससे पहले ये समझो कि किसके किसके बीच में हमको रेजिस्टेंस चाहिए। हमको रेजिस्टेंस चाहिए आर बिटवीन ए एंड बी। ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको ए से बी के तरफ एक करंट को भेज देना है। ठीक है, वो हो गया, ठीक है, करंट का डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है बच्चों, उसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। उसके पैरेलल हमने एक एक्सिस ड्रॉ की। ठीक है, अब उस एक्सिस के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, आपके पास एक प्रकार की सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एक प्रकार की सिमेट्री होनी चाहिए, जो कि यहां पर है ना। इस एक्सिस के ऊपर जैसा शेप है, इस एक्सिस के नीचे भी बिल्कुल सिमिलर शेप है, दिख रहा है कि नहीं? इसके ऊपर भी एक शेप वैसा ही है, इसके नीचे भी एक शेप वैसा ही है। तब हम कहेंगे कि इस सर्किट में पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आगे क्या बात समझ में? अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, है ना। मैंने बहुत धीरे से बड़े प्यार से बोला है तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो, अब इसका फायदा क्या है? जब हमें पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये दिख गया, एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट में जैसे ही ये प्रॉपर्टी दिख जाए, है ना, कि ऐसी एक प्रकार की सिमेट्री दिख रही है हमें, कौन सी वाली, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो तुरंत इसको अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, समझो बेटा। जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप क्या कर सकते हो, इसको फोल्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, फोल्ड कर सकते हो। नीचे को ऊपर फोल्ड कर सकते हो या ऊपर को नीचे फोल्ड कर सकते हो, चाहे जैसी आपकी मर्जी, है ना। तो मैंने इसको इधर फोल्ड किया, इसको मैंने यहां पर फोल्ड किया, ध्यान से देखें। ठीक है, अगर मैं इसको इधर फोल्ड करूंगा तो आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा क्या, ये वाला जो है इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इस पार्ट को ऐसा फोल्ड करूंगा, है ना, फोल्ड करूंगा तो ये वाला पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। समझ आ रहा है आपको? सी पॉइंट और सी पॉइंट जो है वो डी पॉइंट पर ओवरलैप कर जाएगा। इसको नीचे फ्लैप करूं या फिर इसको ऊपर फ्लैप करूं तो सी और डी जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे। इसकी खास बात यह है कि जब भी आपको पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है और आप उसको फोल्ड करते हो उस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट फोल्ड करते हो तो जो जो पॉइंट ओवरलैप होंगे वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल होंगे।
पॉइंट्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल होंगे, वो सभी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, और जो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ सिंगल पॉइंट। क्लियर है, ये इसका बेनिफिट होता है। तो जब मैं इसको ये करूंगा, फोल्ड किया, तो देखो क्या हो गया, तो C और D पॉइंट क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। तो C और D पॉइंट कहां आ गए, सेम पॉइंट पर आ गए। तो देखो ये R और ये R, ये इसके बीच में हो गया बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या है, O। तो A और O के बीच में काम हो गया, ये B है। फिर ये O और B के बीच में, O और B के बीच में इसका काम हो गया। A और C के बीच में, ये रहा A और ये रहा C, इसके बीच में हमने इसको जोड़ दिया। ये वाला देखो A और D के बीच में, A कहाँ है भाई, यहां, और D कहाँ है, यहां। तो इन दोनों के बीच ही ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने ऐसा जोड़ दिया। आ रही बात समझ में आपको। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली आपको ये देखो C और O के बीच में, कहाँ है C, देखो C यहां है, O यहां है, तो इसके बीच में हमने इसको जोड़ लिया। कहाँ गया, C और O के बीच में। ये देखो किसके बीच में, D और O, कहाँ है D आपका, D यहां है, O यहां है, तो इसके बीच में एक और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका काम। फिर देखो O और B वाला तो हो गया, C और B के बीच में, तो C यहां है, B यहां है, तो C और B के बीच में हमने बना लिया इसको। फिर D और B के बीच में, D यहां, B यहां, तो इसके पैरेलल एक और आ गया, A और B। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो भाई ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है, इनका सॉल्यूशन r/2, ये हो गया r/2, इधर भी क्या हो गया बच्चों, r/2, और इधर क्या हो गया, r/2। ठीक है, A और B के बीच में है ना, A और B के बीच में ये कितना था, R और R। तो ये सर्किट सिंप्लीफाई होकर के कुछ इस तरीके से आ गया। क्लियर है बच्चों। अब अगर आप देखो तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये A पॉइंट हुआ है ना, ये O था, और ये C और D था। तो A, O, C या D, और ये B, तो इसके बीच में हो गया R, इसके बीच में हो गया R, इसके बीच में हो गया r/2, और इसके बीच में हो गया r/2, और इसके बीच में भी हो गया r/2। किसके किसके बीच में चाहिए बेटा, A और B के बीच में है ना, A और B के बीच में। तो बच्चों हमने अभी अभी आपको फिर से सिखाया था कि ऐसा अगर सर्किट दिखे तो इसे क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, R और R का रेशियो क्या हो गया बच्चों, 1, और इधर भी देखो r/2 और r/2 का रेशियो क्या हो गया, 1। तो रेशियो इक्वल है, तो ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बीच वाले सेक्शन को हमने हटा दिया। अब देखो R और R क्या हो गया, सीरीज में, और ये r/2 और r/2 क्या हो गया, सीरीज में। तो इस सर्किट का ऊपर वाला R प्लस R क्या हो गया, 2R, और नीचे वाला R प्लस r/2 प्लस r/2 है ना, क्या हो गया, R। तो भाई A और B के बीच में ऐसा हो गया। अब देखो 2R और R पैरेलल में है, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, ये वाला रूल बताया था मैंने। तो कितना हो गया बच्चों, 2R इंटू R बाई 3R, R और R कैंसिल हो गया, 2R/3। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2R/3। दिस इज पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। इस तरीके से हम लोग पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को यूज करा करते हैं। ओके, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। समझते हैं इसको। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अब देखो ये क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था, सेम डायग्राम में फिर से ड्रॉ करता हूं। सपोज ठीक है,
ठीक है। इस तरीके से मैंने फिर से सर्किट ड्रॉ किया। ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये सी, ये डी और ये ओ। सारे रेजिस्टर्स आर 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 और आर है, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर से मैंने वैसी ही सर्किट ड्रॉ कर ली। मुझे क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी निकालना है। क्लियर? अब देखो बच्चों, मैंने जैसा कि बोला, कभी भी आपको जहां से जहां के बीच में रेजिस्टेंस निकालने बोला जाए, ए टू बी निकालना है, तो आपको तुरंत, है ना, आर्बिट्रेरीली आपको क्या करना है? ए से बी की ओर एक करंट फ्लो करा देना है। तो ए से बी की तरफ हमको, ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए से बी के बीच में हमने क्या किया? एक करंट फ्लो करा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो एक्सिस होगा वो कहलाएगा क्या? पैरेलल एक्सिस। अभी सीखा हमने। लेकिन इस करंट के अगर परपेंडिकुलर ऐसा एक एक्सिस डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर एक्सिस कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ये वाला जो एक्सिस हो गया वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर एक्सिस, करंट एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया। अब बोला जा रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मींस सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी, है ना। तो आप ये देखो कि क्या इस एक्सिस के अबाउट किसी प्रकार की सिमिलरिटी है? यस, जरूर है। इसके लेफ्ट साइड में जैसा शेप है, राइट साइड में भी वैसा ही शेप है। और सिर्फ शेप से मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है, सिर्फ शेप नहीं, उनकी जो वैल्यूज है, ये देखो आर है तो ये भी क्या है? आर है। ये आर है तो ये भी आर है। ये आर है तो ये भी आर है। तो ये वैल्यू भी मैच करना चाहिए। अगर ये 5 ओम तो इसको भी 5 ओम होना चाहिए। अगर ये 10 ओम तो इसको भी 10 ओम होना चाहिए। अगर ये 15 ओम तो इसको भी 15 ओम होना चाहिए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। तब हम क्या कहेंगे कि भाई इधर के लेफ्ट में और राइट में, एलएचएस में, आरएचएस में दोनों क्या है? सिमिलर है, सिमेट्री है। एक प्रकार की सिमेट्री है जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर जो है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। दोनों प्रकार की सिमेट्री इस एक सिंगल एग्जांपल में आपको मिल जा रहा है। क्लियर है? ओके। अब फायदा क्या हुआ? जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसका फायदा क्या हुआ समझो बच्चों। अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख जाता है तो याद रखना, नोट all the points lying on the perpendicular axis of symmetry are equipotential। बहुत बड़ी बात है ना। जितने भी उस लाइन पर पॉइंट्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल होंगे। ऑफ सिमेट्री आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है। दैट इज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल पॉइंट। उनको हम एक सिंगल पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी खास बात होती है। क्या, मैं फिर से आपको समझाता हूं। तो ये हमारी हो गई भाई परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जब भी आपको ये दिख जाए कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो उस एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे ये और ये तीनों क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पर होंगे। सेम पोटेंशियल पर होंगे, इसका मतलब क्या है? इन तीनों को मैं एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये ए भी हुआ, ओ भी हुआ और डी भी हुआ, और इधर क्या है? ए और इधर क्या है? बी। देखो कितना बड़ा मैजिक हो रहा है यहाँ पर, है ना। कितना बड़ा मैजिक हो रहा है। इतना बड़ा सर्किट देखो सिमट करके क्या हो जाता है। तो भाई, तो ये वाला आर किसके बीच में जुड़ा हुआ है? अच्छा, अब चूंकि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है, याद आ रहा है आपको? ठीक है। जब ये पूरे पोटेंशियल सेम है तो इसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? जब ये और ये सेम पोटेंशियल पर है, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इन रेजिस्टर्स का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है।
आप इन रेजिस्टर्स को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब देखो ये रिमूव हो गया, क्लियर है। तो अब ये रिमूव हो गया, अब बचा क्या भाई, सर्किट कुछ इस तरीके से बचा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो गए थे, एक सिंगल पॉइंट से दिखा दिया। तो ये रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ये रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में, तो डी भी यही है, तो ए और डी के बीच में हो गया। ए और ओ के बीच में, ओ भी यही है, तो ए और ओ के बीच में ये वाला कनेक्ट हो गया। सिमिलरली इस तरफ ही भी ये यही तीनों है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा हो गया बच्चों, इन दोनों तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R/3 हो गया। सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा, R/3। तो A और B के बीच में R/3 और R/3 सीरीज में क्या हो जाएगा बच्चों, 2R/3। तो RAB इज 2R/3। तो देखा हमने पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से सॉल्व किया तो भी यही आया था 2R/3, और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से सॉल्व किया तो भी क्या आया, 2R/3 ही आया। ओके, तो ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है ना बेटा, हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे, है ना, उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। सपोज मैंने एक सर्किट बनाया है, इस तरीके का एक सर्किट बना हुआ है, इन सब के बीच में एक एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ एक सर्किट है, ये पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए और बी इस तरीके से हमने बना लिया। और क्या कर लू मैं, और भी कई सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। तो सपोज दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, ठीक है, ये एफ, ये जी और ये एच, ठीक है, इस तरीके से। और इस पॉइंट को क्या नाम ले दूं, ओ पॉइंट नाम ले दूं। अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर बिटवीन ए एंड बी। हर एक रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है। अब देखो आपको किस प्रकार की सिमेट्री यहां पर दिख रहा है। तो पहले चलो हम लोग पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या, इसको ढूंढते हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जिसके जिसके बीच में आपको रेजिस्टेंस चाहिए, किसके किसके बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में। तो क्या ए और बी के बीच में आपको क्या करना है, एक करंट फ्लो करा लेना है। तो ए से बी के बीच में हमने एक करंट फ्लो करा लिया, और उसके अलोंग हमने अगर एक्सिस बनाया तो दैट इज पैरेलल एक्सिस। क्या उस एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री दिख रहा है, तो ये जो एक्सिस है ये जो एक्सिस है, क्या इसके अबाउट सिमेट्री दिख रहा है, मतलब ऊपर और नीचे की डेटा के साथ शेप सेम है क्या, है ना। ये भी आर, 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 है ना। तो इस तरीके से हमें एक सिमेट्री दिख रहा है। तो इसमें पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना बेटा, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपको पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिले तो आपको क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो चलो मैंने इसको अगर फोल्ड कर दिया इस तरीके से, तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा बच्चों, ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा, हो ना। ये वाला पॉइंट इस पर ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इस पर ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इस पर ओवरलैप हो जाएगा। तो C और H क्या हो जाएगा बच्चों, सेम पॉइंट। D और G क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट। और E और F क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट, है ना। तो चलो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, A O और B, A O और B,
तो बच्चों ए और ओ के बीच में ये वाला आ गया, ठीक है। ए और बी के बीच में ये वाला हो गया, ओ और बी के बीच में इसको ले लिया मैंने। अच्छा, सी और एच सेम पॉइंट हो जाएगा, सी और एच, सी और एच यहां पर आ गया। फिर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डी और जी, डी और जी। फिर यहां पर आपका ई और एफ, ई और एफ, ऐसे सारे पॉइंट्स हमने दिखा लिए। तो देखो इसके बीच में ये वाला ए और सी के बीच में, तो भाई ए और सी के बीच में ये वाला हो गया। सिमिलरली ए और एच, एच भी यही है बच्चों, ए और एच के बीच में इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो इसका और इसका काम हो गया। फिर देखो सी और डी के बीच में, सी यहां है, डी यहां है, तो सी और डी के बीच में इसको ड्रॉ कर लिया, इसका काम हो गया। एच और जी के बीच में, एच भी यही है, जी, तो एच और जी के बीच में यानी यहीं पर आएगा ये वाला। फिर ये देखो डी और ई के बीच में, इसको डी और ई के बीच में हमने इसको ड्रॉ कर लिया। एफ और जी के बीच में ये वाला, तो एफ भी यही है और जी भी यही है, ठीक है। तो यहां पर आ गया ये। सिमिलरली ये और ये है ना, इनके बीच में आ जाएगा ऐसा। और देखो और क्या मिला भाई, और देखो ये वाला, ये तो हो गया ना, ये दोनों हो गया। सी और ओ के बीच में कहा है, देखो सी और ओ, सी यहां है, ओ यहां है, तो ये हो गया बच्चों सी और ओ के बीच में ये वाला। फिर एच और ओ, एच भी यहां है, ओ भी यहां है, तो इसके बीच में ऐसा आ जाएगा ये वाला। सिमिलरली इस तरफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके बीच में ओ और ई के बीच में, तो ओ और ई के बीच में ये वाला हो गया। और ओ और एफ के बीच में, ओ और एफ के बीच में ये वाला हो जाएगा। तो देखो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया है ना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। अच्छा, हम लोग और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इनका सॉल्यूशन r/2, इसका r/2, इसका r/2, r/2, r/2 और r/2, ऐसा हो जाएगा क्या, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ये सर्किट हो जाएगा हमारा। ये हो गया मेरा R और इसके बीच में r/2, 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 r/2 एंड r/2 और r/2, ऐसा हो जाएगा बच्चों, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, इसके बदले r/2, इसके बदले r/2, इसके बदले r/2, इसके बदले r/2, इसके बदले r/2 और इसके बदले r/2। तो हमने इस तरीके से रख लिया। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ए और बी। अब आगे क्या करेंगे, देखो इतना काफी हद तक ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, ये वाला O था, और ये क्या था, D और G। अब बच्चों आप क्या करो, देखो A और B है ना, A और B ये वाला था, तो ये हुआ पैरेलल एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलूंगा मैं, परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखो क्या इसके अबाउट सिमिलरिटी दिख रहा है आपको, इसके अबाउट सिमिलरिटी दिख रहा है क्या, ऑब्वियसली दिख रहा है। देखो ये है ना, इधर का शेप और इधर का शेप बिल्कुल सेम है। डेटा भी देखो r/2, 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 r और r, है ना। तो पूरा जो है ना ये सिमेट्रिक है, LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। तो हमने क्या सीखा था बच्चों, हमें सिखाया गया था कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आपको दिख रहा है तो वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। तो देखो हमारा सर्किट और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, ये पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा O बोल लो, D बोल लो, G बोल लो, सब यही हो गया। और इधर क्या हो गया हमारा B, ठीक है, ऐसा हो गया। अंडरस्टूड। तो ये पॉइंट क्या थे हमारे C और H, और ये पॉइंट क्या था E और F। तो इधर एक और लेना पड़ेगा, C और H, सॉरी हाँ ठीक है, C और H,
और इधर भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा, क्या, ई और एफ। तो देखो बच्चों, ए और सी के बीच में r/2, तो ये हमने बना लिया r/2, ए और सी के बीच में। और सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में क्या है, r/2, इसको भी बना लिया मैंने r/2। और सी और ओ के बीच में, सी और ओ के बीच में ये वाला भी r/2 है, तो इसको भी बना लिया मैंने r/2। आ रहा है समझ में, सी और ओ के बीच में ऐसा हो गया r/2। और ए और ओ के बीच में क्या दिख रहा है आपको, ए और ओ के बीच में ये वाला r, तो ए ये हुआ और ये r हुआ, ठीक है, ए और ओ के बीच में। सिमिलरली इस तरफ देखो, D और E के बीच में, D और E, कहाँ है D, देखो यहाँ D है और यहाँ E है, तो इसके बीच में हमने क्या बना लिया, r/2। इसका काम हो गया। सिमिलरली O और E के बीच में, कहाँ है O, ये है O, कौन है E, ये है E, O और E के बीच में क्या है, r/2, तो मैंने बना लिया भाई r/2, इसको r/2। क्लियर है। अब देखो, तो इसका काम हो गया, इसका भी हो गया था, ये सारी का हो गया। E और B के बीच में, E यहाँ है, B यहाँ है, क्या है, r/2, तो इसके बदले r/2 बना लिया E और B के बीच में। अब देखो B और O के बीच में, B कहाँ है, यहाँ, और O कहाँ है, यहाँ, इसके बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, R। तो अब ये मेरा सर्किट कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट, चलो बच्चों, तो अब देखो ये और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये r/2 और r/2 क्या बन गया बच्चों, r बन गया, तो ये हो गया r/2, और इसके बदले में क्या ले सकता हूं, r, सॉरी r/4 हो जाएगा ना, r/2 और r/2, r/4, तो दिस इज r/4। सिमिलरली इधर क्या हो गया, r, और फिर इस तरफ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इधर भी सेम है ना, r/2 r/2 r/4 और r/2, तो r/4 एंड r/2 है ना, ये r/4 हो गया और ये r/2 ऐसा हो गया, और इनके बीच में r, इनके बीच में r कुछ इस तरीके से हो गया। दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है बच्चों। अब ये वाला तो सेमी पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे बच्चों, सीरीज में, तो r/2 प्लस r/4, आई थिंक 3r/4 है ना, तो ये वाला हो गया आपका 3r/4, इधर भी क्या हो गया 3r/4, और इधर हो गया आपका r, और इधर हो गया आपका r, ठीक है, A और B, ओके। तो आपको इस तरीके से हो गया। अब देखो बच्चों, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में, और ये दोनों किस में, सॉरी पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में। तो इसको मैं यहाँ पर पैरेलल में कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, 3r/4 और r को, तो 3r/4 इंटू r अपॉन 3r/4 प्लस r, ऐसा हो जाएगा। तो हो गया आपका 3r/4 इंटू r/7r/4, तो ये 4 और ये 4, ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो 3r/7 है ना, कितना आ गया 3r/7। तो बच्चों ये हो गया इस तरफ 3r/7, और इस तरफ भी क्या हो गया 3r/7 है ना, A और B के बीच में। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में दिख रहे हैं, ये जुड़ जाएंगे तो 6r/7 है ना, RAB क्या हो जाएगा आपका 6r/7 हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो बच्चों ये था हमारा क्या, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, ये चीजें भी हमने सीख ली। क्लियर है। चलो, और हमने आगे बात क्या किया था, पाथ कौन सा था भाई, थर्ड, शिफ्टेड सिमेट्री, है ना, शिफ्टेड सिमेट्री क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, शिफ्टेड सिमेट्री को।
सी बेटा, शिफ्टेड सिमेट्री, शिफ्टेड सिमेट्री सी। अगर मान लो मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया R1 R2 R1 R2 और ये R3 A और ये B, ठीक है ऐसा। ओके, तो अगर मैं बोलता हूं कि आप निकालो बिटवीन R बिटवीन A एंड B, क्या निकालना है आपको? रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो अगर आपसे पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करने बोला जाए तो A से B करंट बहाओगे, ये आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस हो जाएगा। तो क्या आपको पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां दिख रहा है? पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? क्यों नहीं? क्या दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे सेम नहीं है। क्या ये और ये सेम है? नहीं है। क्या ये और ये सेम है? नहीं है। ये इसकी रेजिस्टेंस क्या है? R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R2। इसका R1 है और इसका R2, तो ये यहाँ पर पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। ठीक, चलो अब दूसरा ट्राई करते हैं। तो ये लाइन ऑफ करंट हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया क्या बच्चों? परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या इसके बीच में सिमेट्री है? यस है, क्योंकि इधर भी R1 है तो इधर भी R1 है, इधर R2 है तो इधर भी क्या है? R2 है। समझ गए क्या बच्चों? आ रही बात समझ में? तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आ रही बात समझ में? परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जब परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है तो मैंने एक चीज तो आपको ये बताया कि परपेंडिकुलर एक्सिस पर आने वाले सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। उसके बीच जो कुछ भी लगा होगा वो उड़ जाएगा, है ना। उसके बीच में जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसको मैं हटा सकता हूं। ये एक बात हुआ। दूसरी चीज अगर मान लो इसमें, है ना, इस वाले ब्रांच में I1 करंट जा रहा है, ठीक है, इसमें I1 करंट जा रहा है, तो इसमें भी क्या जाएगा बच्चों? I1 जाएगा, अगर ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है तो। क्लियर? सिमिलरली इसमें अगर I2 जा रहा है तो इसमें भी क्या जाएगा? I2 जाएगा, है ना। तभी जाकर के ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के, है ना, मिरर इमेज होंगे, पूरी तरीके से आइडेंटिकल होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसमें इन, इसमें से आउट, ऐसा हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं किसका? मैं तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसकी बात कर रहा हूं? शिफ्टेड सिमेट्री की। अब अगर थोड़ा सा फर्ज कर लो, मान लो कि इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने R2 कर दिया और इसको मैंने R1 कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया। आ रही बात समझ में? पहले ये क्या था? पूरी तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था। क्या अब ये सिमेट्रिक है? अब ये R1 और R2 बराबर नहीं है, ये इधर भी बराबर नहीं है, अब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये पहले था सिमेट्रिक, बट हमने इसको क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने की वजह से, है ना, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? शिफ्टेड सिमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्टेड सिमेट्री। तो ये शिफ्टेड सिमेट्री है। तो जैसा हमने रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर दिया, वैसा ही ये करंट भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अब ये I1 करंट क्या होगा? यहां से बहेगा और ये I2 करंट यहां से बहेगा, I2। तो बस जब भी आपको इस प्रकार का सिमेट्री दिखे तो बच्चों ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सेम है, तो जो करंट इसमें बहेगा वही करंट इसमें बहेगा, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सेम है, तो जो रेजिस्टेंस इसमें बहे, जो करंट इसमें बहेगा वही करंट इसमें बहेगा। ये हुआ आपका शिफ्टेड सिमेट्री। जैसा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता था? इसके बीच के रेजिस्टेंस गायब हो जाते, यहां पर गायब नहीं होगा। समझ में आएगा? सिर्फ आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता था? इसके बीच के जो कंपोनेंट्स थे वो उड़ जाते थे, यहां पर आप उड़ा नहीं सकते। क्लियर है? क्योंकि कुछ ना, इधर से I2 आ रहा है, इधर I1 जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। या फिर इधर से देखोगे तो इधर से I1 आया, इसमें I2 गया, तो इसमें कुछ ना कुछ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है शिफ्टेड सिमेट्री। अंडरस्टूड? क्लियर है बच्चों? अच्छा, आगे क्या है बच्चों? पाथ सिमेट्री। पाथ सिमेट्री क्या होता है? पाथ सिमेट्री समझो। मान लो मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। जैसे कि याद करो, हमने स्केलेटन क्यूब वाला प्रॉब्लम किया था कैपेसिटर चैप्टर में, वैसा ही आप स्केलेटन क्यूब यहां पर भी बना सकते हो। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से हमने एक स्केलेटन क्यूब बना लिया विथ रजिस्टर। ठीक है, इसको बोल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे नोड्स बना लिए। अगर मुझे मान लो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स 1 पॉइंट और 7 पॉइंट के बीच में निकालना है, डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो 1 पॉइंट से लेकर के 7 पॉइंट तक, 1 पॉइंट से लेकर के 7 पॉइंट तक, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं और 7 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 7 ऐसे जा सकते हैं। तो कितने रजिस्टर आए पाथ में, 1 2 और 3। या फिर मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 7 ऐसा जा सकता हूं। तो भी मुझे क्या मिलेंगे, 3 रजिस्टर मिलेंगे, है ना बच्चों। या फिर मैं मान लो इधर से जाऊं 1 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, तो भी मुझे क्या होंगे, 3 रजिस्टर्स मिलेंगे। क्लियर है। तो देखो आप इधर से या इधर से या इधर से कैसे भी जाओ, है ना। या तो मैं 4 से जाऊं तो 1 से 4, ठीक है, 4 से 3, 3 से 7, तो भी कितने मिले, 3। 1 से 4, 4 से 8, 8 से 7, तो भी क्या हुआ, 3 रजिस्टर्स हुआ। तो अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाते हो और आपको हर एक पाथ में, है ना, इक्वल कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, सेम काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पाथ सिमेट्री बोलते हैं। क्योंकि पाथ सिमेट्रिकल है, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी पाथ्स हैं वो सब क्या है, सिमेट्रिकल हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग पाथ सिमेट्री। आ रही बात समझ में, तो समझो पाथ सिमेट्री को, है ना। हमने क्या बोला, इफ the configuration of resistance or capacitance from one point to another in all paths are same, then it is called path symmetry. path symmetry, understood। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाथ सिमेट्री कहते हैं। अब जब पाथ सिमेट्री होता है, हमको पता चल गया कि इसमें क्या है, पाथ सिमेट्री है ना, जैसे कि इसमें समझ में आ गया कि यहां पर क्या है, पाथ सिमेट्री है, तो इसका फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा। तो जब भी आपको पाथ सिमेट्री दिखे बच्चों, तो वहां पर क्या होगा, हमेशा करंट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, या चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। अंडरस्टूड, ये खास बात हो जाती है पाथ सिमेट्री की। तो बच्चों, तो जैसा कि इसमें सब में क्या है, इक्वल पाथ्स हैं, तो सारे में क्या होंगे, सेम करंट जाएंगे। तो यहां से मान लो इसमें अगर मैंने आई लिया तो इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी आई जाएगा। क्लियर है। फिर देखो यहां से आई गया तो यहां पर फिर ये 2 ब्रांचेज में बटा, देखो एक इधर और इधर, तो यहां पर भी क्या होगा, ये इक्वली डिवाइड होगा, i/2 और i/2। सिमिलरली ये आई इधर से, तो इधर से क्या जाएगा, i/2 और इधर क्या चला जाएगा, i/2। ये यहां से आई आएगा, इधर बढ़ जाएगा i/2, इधर क्या बढ़ जाएगा, i/2। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से आया यहां तक i/2, इधर से आया i/2, है ना, यहां से i/2 आएगा, फिर तो इधर मिलकर के क्या बन जाएंगे, i, इधर से देखो i/2 इधर मिलकर के क्या हो जाएंगे, i, इधर से आया i/2, है ना, इधर से i/2 और इधर से i/2 मिलकर के क्या हो जाएंगे, i, इधर से आया i, इधर मिलकर के क्या हो जाएंगे, 3i। तो जितना यहां से चला था, यहां से टोटल कितना चला था, 3i, इधर से बाहर भी क्या आया, 3i। ठीक है। तो जब भी आपको पाथ सिमेट्री दिखेगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, यहां से एंटर करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट यहां से बाहर आएगा, और हर एक पाथ में क्या होंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसा होता है, तो हम इसको कहते हैं पाथ सिमेट्री। अंडरस्टूड। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखेंगे। आगे के लेक्चर में हम लोग इसके कुछ और एग्जांपल्स वगैरह लेकर के इसको और बेहतर ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप इसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी मास्टरी उसके ऊपर उतनी अच्छी हो जाएगी। ये पूरी तरीके से ये प्रैक्टिस का चीज है। आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें ताकि आपको इसके ऊपर क्लैरिटी हो जाए। ठीक है बच्चों। तो आज की जो सभा है हम यहीं पर समाप्त करते हैं।